नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। साथियों, डिस्कस करेंगे हम लोग 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो कला विषय से, तो आपके लिए यह सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एलिफेंटा की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? ऑप्शन ए हाथी की मूर्ति, ऑप्शन बी विष्णु की मूर्ति, ऑप्शन सी त्रिमूर्ति एंड लास्ट ऑप्शन डी बुद्ध की मूर्ति। तो एलिफेंटा की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? तो वह त्रिमूर्ति है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी त्रिमूर्ति। अगर बात करते हैं एलिफेंटा गुफा यह कहाँ स्थित है, तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। अगर इसका एग्जैक्ट लोकेशन की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अंतर्गत अरब सागर में एलिफेंटा द्वीप पर यह गुफा स्थित है। तो एलिफेंटा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अंतर्गत अरब सागर में एलिफेंटा द्वीप पर यह स्थित है। अगर बात करेंगे एलिफेंटा गुफा या किससे घिरा हुआ है, तो यह समुद्र से। एलिफेंटा गुफा किससे घिरा हुआ है? तो यह समुद्र से घिरा हुआ है। अगर बात किया जाए इसका प्राचीन नाम क्या है, तो घारापुरी। अगर बात करते हैं एलिफेंटा गुफा में कितनी गुफाएं हैं, तो 7 गुफाएं हैं जो शैव धर्म से संबंधित है। एलिफेंटा में कितनी गुफाएं हैं? 7 गुफाएं हैं जो किस धर्म से संबंधित है? शैव धर्म से। अगर बात किया जाए इसका निर्माण कब हुआ था, तो 5वीं से 8वीं सदी के मध्य में राष्ट्रकूटों के सामंत शिलाहारों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कब? 5 से 8वीं सदी के मध्य। किसके द्वारा? तो राष्ट्रकूटों के सामंत शिलाहारों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो इसमें पूछा जा रहा है कि एलिफेंटा की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? त्रिमूर्ति है। कौन सी मूर्ति है? त्रिमूर्ति है। अगर बात करते हैं त्रिमूर्ति की ऊंचाई कितनी है, तो 5.49 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 5.45 मीटर। त्रिमूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो 5.45 मीटर। अगर फिट में बात किया जाए 17.9 फीट। फिट में बात करते हैं तो 17.9 फीट इसकी ऊंचाई है। दोनों ऊंचाइयों को आप लोग एग्जाम में के लिए याद रखिएगा। त्रिमूर्ति की ऊंचाई की बात करते हैं तो 5.49 मीटर। अगर फिट में बात किया जाएगा 17.9 फीट है। एलिफेंटा गुफा में एक भी भित्ति चित्र नहीं प्राप्त है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि एलिफेंटा गुफा में एक भी भित्ति चित्र नहीं प्राप्त है। तो एलिफेंटा की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? वह त्रिमूर्ति है जिसकी ऊंचाई 5.45 मीटर या फिट में बात करेगा 17.9 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है सिंगिरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? सिंगिरिया गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 9 एंड लास्ट ऑप्शन डी है 34। तो सिंगिरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? 6 गुफाएं हैं। कितनी गुफा है? 6 गुफा है। अगर बात करते हैं सिंगिरिया गुफा है कहाँ, तो यह श्रीलंका के मटाले ज़िले में स्थित है। श्रीलंका का एक ज़िला है मटाले। तो यह सिंगिरिया गुफा कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका के मटाले ज़िले में। अगर बात करते हैं सिंगिरिया गुफा में कितनी गुफाएं हैं? 6 गुफाएं हैं। यहाँ की गुफा में नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है? नीला। सिंगिरिया गुफा में नीले रंग का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है। अगर बात करते हैं यहाँ के चित्र गीली दीवार पर बनाए गए हैं। सिंगिरिया गुफा के चित्र गीली दीवार पर बनाए गए हैं। अगर बात किया जाए इसकी खोज कब हुई थी, तो 1830 में। सिंगिरिया गुफा की खोज कब होती है? 1830 में। किसने किया था? तो मेजर फोमर्स ने। किसने किया था? तो मेजर फोमर्स ने सिंगिरिया गुफा की खोज 1830 में किया था। अगर बात किया जाए प्रतिलिपियाँ किसने बनाई थी, तो 1889 में ए मुरे ने सिंगिरिया गुफा की प्रतिलिपियाँ बनाई थी और
अगर इसका निर्माण की बात करते हैं तो कश्यप फर्स्ट के शासनकाल में 5वीं शती ईस्वी में सिंगिरिया की गुफा का निर्माण हुआ था। किसके काल में? कश्यप फर्स्ट के शासनकाल में 5वीं सदी में सिंगिरिया गुफा का निर्माण हुआ था। तो सिंगिरिया में कुल कितनी गुफाएं पाई गई हैं? 6 गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। खजुराहो में किस धर्म से संबंधित मंदिर पाए जाते हैं? खजुराहो में किस धर्म से संबंधित मंदिर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है शैव धर्म, ऑप्शन बी है वैष्णो धर्म, ऑप्शन सी है जैन धर्म एंड लास्ट ऑप्शन डी है सभी। तो खजुराहो में किस धर्म से संबंधित मंदिर पाए जाते हैं? शैव धर्म से भी पाए जाते हैं, वैष्णो धर्म से भी पाए जाते हैं, जैन धर्म से भी पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। किस शहर को अंडरग्राउंड पोस्टर के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए है लंदन, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है चीन एंड लास्ट ऑप्शन डी है भारत। तो किस शहर को अंडरग्राउंड पोस्टर के लिए जाना जाता है? तो वह जाना जाता है लंदन को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लंदन। क्वेश्चन नंबर 5 है, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? ऑप्शन ए है पाल शैली, ऑप्शन बी है जैन शैली, ऑप्शन सी है मुगल शैली एंड लास्ट ऑप्शन डी राजस्थानी शैली। तो पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से माना जाता है? पाल शैली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पाल शैली। अगर बात करते हैं पाल शैली या इसी को बोला जाता है पूर्वी शैली, इसी को पूर्वी शैली के नाम से भी जाना जाता है, पाल शैली या पूर्वी शैली। अगर बात करते हैं इसका समय 750 से 1197 के बीच इसका समय माना जाता है। 750 से 1197 ईस्वी के बीच इसका समय माना जाता है पाल शैली या पूर्वी शैली का। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत पाल शासक ने किया था। ये आकार में कैसे होते थे? लघु, लघु मतलब छोटे छोटे। ये आकार में कैसे होते थे? लघु होते थे। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई थी? तो पूर्व मध्य काल से, यानी प्राकृतिक काल से। अगर बात किया जाए प्रज्ञा पारमिता जो है इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, अगर बात करते हैं इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है, उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन बनता है। पहला, तालपत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ कौन सा है? प्रज्ञा पारमिता। ध्यान से समझिएगा, तालपत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ कौन सा है? प्रज्ञा पारमिता। पाल शैली में चित्रित प्रथम ग्रंथ कौन सा है? प्रज्ञा पारमिता। नेक्स्ट पूछेगा, पाल चित्र शैली का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो प्रज्ञा पारमिता। 3 क्वेश्चन बनेगा, कौन कौन सा? तालपत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता, पाल शैली में चित्रित प्रथम ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता, पाल चित्र शैली का आधार ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता। तो पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से माना जाता है? पाल शैली या पूर्वी शैली। क्वेश्चन नंबर 6 है, मथुरा संग्रहालय में प्रदर्शित परखम यक्ष प्रतिमा किस काल से संबंधित है? ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी कुषाण काल एंड लास्ट ऑप्शन डी शुंग काल। तो मथुरा संग्रहालय में प्रदर्शित परखम यक्ष प्रतिमा किस काल से संबंधित है? तो यह मौर्य काल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मौर्य काल। इसकी ऊंचाई की बात कर लेते हैं तो इसकी ऊंचाई 2.59 मीटर है। कितना है? 2.59। परखम यक्ष प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 2.59 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन ए मधुबनी, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी कालीघाट एंड लास्ट ऑप्शन डी लाल घाट। तो पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? तो यह संबंधित है कालीघाट से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कालीघाट। अगर बात करते हैं कोलकाता का कालीघाट में स्थित प्रसिद्ध काली मंदिर के निकट बिकने वाले पटचित्र क्या होते हैं? जो कपड़े पर चित्रकारी की जाती है उसी को कहते हैं पटचित्र। जो कपड़े पर चित्रकारी की जाती है उसे कहते हैं पटचित्र के कालीघाट पेंटिंग कहा जाता है। कोलकाता का जो कालीघाट में स्थित प्रसिद्ध
काली मंदिर के निकट बिकने वाले पटचित्रों को काली घाट पेंटिंग कहा जाता है। इसका माध्यम क्या था? तो कपड़े पर टेम्परा। माध्यम क्या था? कपड़े पर टेम्परा। अगर बात किया जाए, पटुआ चितेरे रंग बनाते थे किससे? जर्मन मैकेंडर, लाख तथा गेरू से। और पटुआ चितेरे जो होते थे वो तूल का बनाते थे गिलहरी के दुम के बाल से। गिलहरी के दुम के बाल से वह तूलिका बनाते थे। और रंग कैसे बनाते थे? तो जर्मन मैकेंडर और लाख तथा गेरू से। तो पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? तो यह संबंधित है काली घाट से। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। चिदम्बरम के नटराज मंदिर में भारतनाट्यम शैली पर आधारित नृत्य कलाओं की कितनी मुद्राएं अंकित है? ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 102, ऑप्शन सी है 106 एंड लास्ट ऑप्शन डी है 108। तो चिदम्बरम के नटराज मंदिर में भारतनाट्यम शैली पर आधारित नृत्य कलाओं की कितनी मुद्राएं अंकित है? तो वह अंकित है 108। कितनी है? 108। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 108। क्वेश्चन नंबर 9, तंत्र कला के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन ए विनोद बिहारी मुखर्जी, ऑप्शन बी गोपाल घोष, ऑप्शन सी सतीश गुजराल एंड लास्ट ऑप्शन डी केसीएस पनिकर। तो तंत्र कला के प्रणेता के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी केसीएस पनिकर। अगर बात करते हैं इनका पूरा नाम, तो कोवालेच्छी चिरामाथुर शंकर पन्निकर। इनका पूरा नाम चिरामा माथुर शंकर पन्निकर इनका पूरा नाम है। कोवालेच्छी चिरामाथुर शंकर पन्निकर। अगर बात करते हैं इनका जन्म कब होता है? 31 मई 1911 में। जन्म कब होता है? 31 मई 1911 में केसीएस पन्निकर महोदय का जन्म होता है। कहाँ होता है? तमिलनाडु में। कहाँ होता है? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में इनका जन्म होता है। अगर इनकी शिक्षा की बात करते हैं तो 1936 से 40 के मध्य गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट चेन्नई से देवी प्रसाद राय चौधरी के निर्देशन में इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। ध्यान से समझिएगा, कब की घटना है? 1936 से 40 के बीच। 1936 से 40 के बीच इन्होंने कला की शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स चेन्नई से देवी प्रसाद राय चौधरी के निर्देशन में इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। अगर बात करते हैं चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना 1966 में इन्हीं ने किया था। कब? 1966 में केसीएस पन्निकर ने चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना की थी। कब? 1966 में। अगर बात करते हैं मद्रास आर्ट मूवमेंट के प्रथम व प्रमुख कलाकार के रूप में ये जाने जाते हैं। ये अपने चित्रों में लिपि व प्रतीकों का अंकन करते थे। ये अपने चित्रों में लिपि व प्रतीकों का अंकन करते थे। इनका पूरा नाम क्या था? कोवालेच्छी चिरामाथुर शंकर पन्निकर इनका पूरा नाम था। तो तंत्र कला के प्रणेता के रूप में केसीएस पन्निकर महोदय को जाना जाता है। इसका राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, टेपेस्ट्री क्या है? टेपेस्ट्री क्या है? ऑप्शन ए है अलंकृत पर्दे, ऑप्शन बी है अलंकरण युक्त हस्तशिल्प, ऑप्शन सी रंग द्रव्य एंड लास्ट ऑप्शन डी बुनावट। लास्ट ऑप्शन डी क्या है? बुनावट। तो टेपेस्ट्री क्या है? तो यह अलंकृत पर्दे हैं। क्या है? अलंकृत पर्दे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 बात करते हैं, हाथ के छापे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के शिला चित्रों में मिलते हैं? ऑप्शन ए है पंचमढ़ी, ऑप्शन बी है सोरोहो घाट, ऑप्शन सी है सिंघनपुर एंड लास्ट ऑप्शन डी है होशंगाबाद। तो हाथ के छापे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के शिला चित्रों में मिलते हैं? तो यह मिलते हैं सोरोहो घाट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सोरोहो घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं, आदिम मानव की कला किस युग से संबंधित है? आदिम मानव की कला किस युग से संबंधित है? ऑप्शन ए जंगल युग,
ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक युग, ऑप्शन सी प्राचीन युग एंड लास्ट ऑप्शन डी सैंधव युग। तो आदिम मानव की कला किस युग से संबंधित है? तो यह संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से। किस युग से? ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक युग से। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। किसके चित्रों को पिकासो और एलिजाबेथ द्वितीय को तोहफे के रूप में दिया गया था? ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, इम्पॉर्टेंट है। किसके चित्रों को पिकासो और एलिजाबेथ द्वितीय को तोहफे के रूप में दिया गया था? ऑप्शन ए चुगदाई यानी अब्दुल रहमान चुगदाई, हुसैन मकबूल फ़िदा हुसैन, नंदलाल बसु, अवनी बाबू, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो किसके चित्रों को दिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगदाई के चित्रों को दिया गया था। किसको? पिकासो और एलिजाबेथ द्वितीय को तोहफे के रूप में। अगर बात करते हैं अब्दुल रहमान चुगदाई के बारे में, तो इनका जन्म कब होता है? तो 21 सितंबर 1899 में। कब होता है? 21 सितंबर 1899 में अब्दुल रहमान चुगदाई का जन्म होता है। कहाँ होता है? पाकिस्तान के लाहौर में। कहाँ होता है? पाकिस्तान के लाहौर में। इनके आरंभिक कला शिक्षक थे कौन? उस्ताद मीर बख्श। इनके आरंभिक कला शिक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? उस्ताद मीर बख्श को। इनके ऊपर बंगाल स्कूल का प्रभाव था, यानी ये बंगाल स्कूल से संबंधित थे, बंगाल शैली से संबंधित थे। इनके ऊपर बंगाल स्कूल का प्रभाव था। ये मेयो स्कूल ऑफ आर्ट से कला की शिक्षा प्राप्त की थी। कहाँ से? मेयो स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की थी। इन्हें खान बहादुर के नाम से जाना जाता है। किसे? अब्दुल रहमान चुगदाई को खान बहादुर के नाम से भी जाना जाता है इन्हीं को। अगर बात करते हैं दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक मुस्लिम कलाकार कौन था? अब्दुल रहमान चुगदाई। दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक मुस्लिम कलाकार अब्दुल रहमान चुगदाई, और पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार भी यही जाने जाते हैं, अब्दुल रहमान चुगदाई। पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार इन्हीं को जाना जाता है। तो किसके चित्रों को पिकासो और एलिजाबेथ द्वितीय को तोहफे के रूप में दिया गया था? तो कौन है? अब्दुल रहमान चुगदाई। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्रा किस स्थान से संबंधित है? ऑप्शन ए है सांची, ऑप्शन बी है भरहुत, ऑप्शन सी है अमरावती एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भरहुत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों का प्रमुख विषय था? ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी नारी एंड लास्ट ऑप्शन डी प्राकृतिक। तो रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों का प्रमुख विषय क्या था? नारी था। क्या था? नारी था। घोड़ा, मकबूल फ़िदा हुसैन, संथाल, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है, इनका जन्म कब होता है? तो 7 मई 1861 में इनका जन्म हो जाता है। 7 मई 1861 में। कहाँ होता है? कोलकाता के जोरा सांको में। दूसरा इंपॉर्टेंट है, एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। अगर बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने विचित्रा क्लब की स्थापना की थी कब? 1915 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने विचित्रा क्लब की स्थापना की थी 1915 में, जोरा सांको में किया था इन्होंने। दूसरा इंपॉर्टेंट है, शांति भवन में कला भवन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में की थी। अगर बात करते हैं इनके चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 पेरिस में लगी थी। कब? पेरिस में लगाई गई थी इनकी पहली प्रदर्शनी 1930 में। 1930 में पेरिस में इनकी पहली प्रदर्शनी लगी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने चित्र बनाना कब शुरू किया था? तो वर्ष 1928 में, लगभग 67 साल की उम्र में इन्होंने चित्रकारी करना स्टार्ट कर दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने चित्र बनाना कब शुरू किया था? तो वर्ष 1928 में, लगभग 67 साल की उम्र में इन्होंने चित्र बनाना शुरू कर दिया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों का प्रमुख विषय क्या था? नारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। एनकास्टिंग है। एनकास्टिंग क्या है? ऑप्शन ए है मोम में रंग मिलाकर रंगांकन पद्धति,
मोम में रंग मिलाकर रंगांकन पद्धति, तैल रंगों में बुरादा मिलाकर की गई चित्रकारी, या ऑप्शन सी है भूमि से प्राप्त रंगों में मार्बल के साथ चित्रकारी करना, एंड लास्ट ऑप्शन डी है फूल पत्तियों के साथ चित्रकारी करना। तो एनकास्टिंग क्या है? तो मोम में रंग मिलाकर रंगांकन पद्धति, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। वस्त्र चित्रण किन रंगों से किया जाता है? वस्त्र चित्रण किन रंगों से किया जाता है? ऑप्शन ए है तैल रंग से, ऑप्शन बी है जल रंग से, ऑप्शन सी है एक्रिलिक से, एंड लास्ट ऑप्शन डी है टेम्परा से। तो वस्त्र चित्रण किन रंगों से किया जाता है? तो इसको किया जाता है एक्रिलिक से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, इम्पॉर्टेंट है। हुसैन यानी मकबूल फ़िदा हुसैन के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी? मकबूल फ़िदा हुसैन के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी है ज्यूरिक में, ऑप्शन सी है पेरिस, एंड लास्ट ऑप्शन डी अमेरिका में। तो एम.एफ. हुसैन, चाहे इन्हें एम.एफ. हुसैन के नाम से कहिए, चाहे मकबूल फ़िदा हुसैन या भारत का पिकासो, कुछ भी कहिए इन्हें, इनके चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह की गई थी ज्यूरिख में। ये कहाँ पड़ता है? स्विट्ज़रलैंड में। और कब आयोजित की गई थी? 1952 में। कब आयोजित की गई थी? 1952 में। ये कहाँ पड़ता है? स्विट्ज़रलैंड में। अगर बात करते हैं इनका जन्म कब होता है? 17 सितंबर 1915 में। मकबूल फ़िदा हुसैन का जन्म कब होता है? 17 सितंबर 1915, 2015 नहीं, सॉरी, 1915 में। 17 सितंबर 1915 में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। 17 सितंबर 1915 महाराष्ट्र के सोलापुर में इनका जन्म होता है। अगर बात करते हैं ये प्रसिद्ध हैं अपने घोड़ा चित्रों के लिए। मकबूल फ़िदा हुसैन किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये अपने घोड़ा चित्रों के लिए। इनको किस रूप में जाना जाता है? समकालीन कलाकार के रूप में इन्हें जाना जाता है। इनको समकालीन कलाधारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। अगर बात करते हैं देओला लीकर से, इन्होंने हुसैन ने इंदौर में पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की थी। कहाँ? इंदौर में। किससे? देओला लीकर से। अगर बात करते हैं हुसैन अपने कैरियर की शुरुआत सिनेमा पोस्टर और कटआउट पेंटर के रूप में आरंभ किया था। अगर बात करते हैं हुसैन एकमात्र भारतीय चित्रकार हैं जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे। ध्यान से समझिएगा, मकबूल फ़िदा हुसैन या एम.एफ. हुसैन, इनका जन्म कब होता है? 17 सितंबर 1915 में। कहाँ होता है? महाराष्ट्र के सोलापुर में। दूसरा इम्पॉर्टेंट है, ये प्रसिद्ध हैं अपने घोड़ा चित्रों के लिए। इनको समकालीन कलाधारा के रूप में के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। इन्होंने शिक्षा कहाँ ग्रहण की थी? तो देओला लीकर से। हुसैन ने इंदौर में पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की। हुसैन अपने कैरियर की शुरुआत सिनेमा पोस्टर और कटआउट पेंटर के रूप में आरंभ किया था। हुसैन एकमात्र भारतीय चित्रकार हैं जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे। उसी समय इन्हें भारत का पिकासो के रूप में जाना गया था। अगर बात करते हैं इन्हें भारत का पिकासो कहा जाता है। पुरस्कार इनको कुछ मिले थे, जैसे 1966 में इन्हें 1966 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। फिर 1973 की घटना है, 1973 में इन्हें पद्मश्री मिला था। पद्मश्री 1966, पद्म भूषण 1973, 1991 में पद्म विभूषण मिला था इन्हें। ध्यान से समझिएगा एक बार फिर से, 1966 की घटना है। 1966 में इन्हें पद्मश्री मिला था। 1966 में क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। 1973 में पद्म भूषण मिला था। 1973 में क्या मिला था? पद्म भूषण मिला था। 1991 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किसे? मकबूल फ़िदा हुसैन को। और हुसैन के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी? तो ज्यूरिख में। ज्यूरिख कहाँ पड़ता है? स्विट्ज़रलैंड। कब किया गया था? तो 1952 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस क्लियर होते होंगे आप लोगों को। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, बंगाल का बांकुरा प्रसिद्ध है।
ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ऑप्शन ए है टेराकोटा मंदिर के लिए, ऑप्शन बी है पटचित्रों के लिए, ऑप्शन सी है रेशमी कपड़ों के लिए, ऑप्शन डी है ब्लैक पॉटरी के लिए। तो बंगाल का बांकुरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है टेराकोटा मंदिर के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए टेराकोटा मंदिर के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। तान कहलाती है, ऑप्शन ए है रंग का हल्का या गहरापन, ऑप्शन बी है गाढ़े रंगों से चित्रण, ऑप्शन सी है तान छेड़ना एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तान कहलाती है, क्या कहलाती है? तो यह रंग का हल्का या गहरापन, इसी को हम बोलते हैं तान। तान की यही डिफिनीशन है, परिभाषित किया गया है। रंग का हल्का या गहरापन तान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ग्रुप 1890 की स्थापना हुई थी। अब इसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट, ग्रुप 1890, अब अच्छे से पढ़ेंगे इसे, पूरा बिना पढ़े आगे नहीं चलेंगे। इसको अच्छे से पढ़ेंगे, जो पॉइंट आपको ना क्लियर हो आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ग्रुप 1890 की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1963 एंड लास्ट ऑप्शन डी 1970। तो ग्रुप 1890 की स्थापना 1962 में होती है, स्वीकृति से 1963 में दी मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1963। अब थोड़ा इसे समझते हैं। पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट क्या है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जहाँ ना क्लियर हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। पहली चीज़, इसकी स्थापना कब होती है? तो स्थापना होती है अगस्त 1962 में। ग्रुप 1890 की स्थापना कब होती है? तो अगस्त 1962 में। कहाँ होती है? भावनगर, गुजरात में। भावनगर, गुजरात में इसकी स्थापना होती है। अगस्त 1962 में भावनगर, गुजरात में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, स्थापना तो 1962 में हो गई, लेकिन इसका औपचारिक रूप से स्वीकृति कब मिलती है? तो 1963, जो ये क्वेश्चंस का ऑप्शन बना हुआ है 1963, ये क्या है? औपचारिक रूप से इसे स्वीकृति दी गई थी। कब? 1963 में। औपचारिक रूप से इसे स्वीकृति 1963 में नई दिल्ली में इसे दिया गया था। 1963 में औपचारिक रूप से स्वीकृति से कब दिया गया था? 1963 में न्यू दिल्ली में। अगर बात करते हैं इसके संस्थापक कौन है, तो जे स्वामीनाथन, जिन्हें हम जगदीश स्वामीनाथन के रूप में जानते हैं, जिनका पूरा नाम क्या है? जगदीश स्वामीनाथन। ग्रुप 1890 की स्थापना 1962 में भावनगर, गुजरात में हुई थी। औपचारिक रूप से इसे स्वीकृति 1963 नई दिल्ली में दी गई थी। इसके संस्थापक कौन है? जे स्वामीनाथन। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ग्रुप 1890 को यह नाम देने के पीछे कारण क्या था? यह जिस भवन में स्थापित हुआ उसका नंबर 1890 था। जिस भवन में यह स्थापित था, जिस भवन में ग्रुप 1890 या जिस भवन में यह स्थापित हुआ उसका मकान नंबर 1890 था। वह मकान किसका था? जे पांड्या के मकान नंबर पर 1890 इसका नामकरण दिया गया। मकान किसका था? जे पांड्या का। उसी के मकान पर 1890 इसका नाम पड़ा। इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 12। ग्रुप 1890 में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 12। इस ग्रुप की पहली व अंतिम प्रदर्शनी ही, पहली और अंतिम प्रदर्शनी इसकी एक ही तिथि को हुई थी, 1963 में। ग्रुप 1890 की पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 में हुई थी। ग्रुप 1890 की प्रथम व अंतिम प्रदर्शनी कब आयोजित हुई थी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 20 से 29 अक्टूबर के मध्य 1963 में रविंद्र भवन, नई दिल्ली में हुई थी। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। उम्मीद करता हूँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। थोड़ा समझिएगा एक बार फिर से, क्योंकि इम्पोर्टेंट ग्रुप है। पहली चीज़,
ग्रुप 1890 की स्थापना कब होती है? तो अगस्त 1962 में। कहाँ होती है? भावनगर, गुजरात में। इसे औपचारिक रूप से स्वीकृति कब मिलती है? 1963 में, न्यू दिल्ली में। इसके संस्थापक कौन है? जे स्वामीनाथन। अगर बात करते हैं ग्रुप 1890 को यह नाम देने के पीछे कारण क्या था, तो यह जिस भवन में स्थापित हुआ उसका नंबर 1890 था, और जिस भवन यानी जो मकान था वो जे पांड्या के मकान नंबर 1890 था, उसी का नाम इसका ग्रुप को दे दिया गया था। इसमें कुल सदस्यों की संख्या की बात करते हैं तो 12 सदस्य से इस ग्रुप की पहली व अंतिम प्रदर्शनी 1963 में आयोजित होती है। कहाँ आयोजित होती है? तो 20 से 29 अक्टूबर में, 20 से 29 अक्टूबर के बीच 1963 में रविंद्र भवन नई दिल्ली में इसका आयोजन होता है, जिसका उद्घाटन किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, स्पीकिंग स्ट्रीट किसकी रचना है? ऑप्शन ए परितोष सेन, ऑप्शन बी विकास भट्टाचार्य, ऑप्शन सी गुलाम मोहम्मद शेख एंड लास्ट ऑप्शन डी रामकिंकर बैज। तो स्पीकिंग स्ट्रीट किसकी रचना है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो यह है गुलाम मोहम्मद शेख का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गुलाम मोहम्मद शेख। अगर बात करते हैं गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म कब होता है, तो 16 फरवरी 1937 में। 16 फरवरी 1937 में गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म होता है। कहाँ होता है? तो सुरेंद्र नगर, गुजरात में। अगर बात करते हैं इनकी शिक्षा, प्रारंभ में इन्होंने ललित कला संकाय बड़ौदा से शिक्षा ग्रहण किया। उसके बाद रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। शेख द्वारा लिखित 1974 में गुजराती कविताओं का संग्रह कौन सा है? अथवा, जो गुजराती में है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है अथवा। ध्यान से समझिएगा। गुलाम मोहम्मद शेख द्वारा लिखित 1974 में गुजराती कविताओं का संग्रह है एक अथवा। इनकी कला पत्रिका वृश्चिक का संपादन इन्होंने किया था। इनकी कला पत्रिका है। अगर बात करते हैं इनके चित्रों में स्वप्न, फंतासी और यथार्थ का चित्रण दिखाई देता है। 2002 में इन्हें कालिदास से सम्मानित किया गया था। 2014 में पद्म भूषण और 1983 में पद्मश्री, 1962 में इन्हें ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था गुलाम मोहम्मद शेख को। ध्यान से समझिएगा फिर से एक बार। 1962 में इन्हें ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1983 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और 2002 में इन्हें कालिदास सम्मान मिला था। और 2014 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 16 फरवरी 1937 में गुजरात में होता है। गुजरात में कहाँ? सुरेंद्र नगर में। प्रारंभ में इन्होंने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? तो ललित कला संकाय बड़ौदा से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद ये रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। शेख द्वारा लिखित 1974 में गुजराती कविताओं का संग्रह था जिसका नाम था अथवा। इनकी एक कला पत्रिका है जिसका नाम है वृश्चिक। इसके संपादक ये माने जाते हैं। इनके चित्रों में जैसे स्वप्न हो गया, यथार्थ का चित्रण हो गया, फंतासी, ये सब इनके चित्रों का माध्यम है। अगर बात करते हैं स्पीकिंग स्ट्रीट किसकी रचना है, तो गुलाम मोहम्मद शेख। उम्मीद करता हूँ सारे डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। रामायण में सीता की स्वर्ण प्रतिमा के निर्माण का उल्लेख है। रामायण में सीता की स्वर्ण प्रतिमा के निर्माण का उल्लेख है। यह प्रतिमा किसने बनाई थी? ऑप्शन ए है मैं, ऑप्शन बी है असुर, ऑप्शन सी है मुनि एंड लास्ट ऑप्शन डी है नट। तो यह प्रतिमा किसके द्वारा बनाई गई थी? मैं द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मैं। तो रामायण में सीता की स्वर्ण प्रतिमा के निर्माण का उल्लेख है। यह प्रतिमा किसने बनाई थी? तो मैंने। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। अष्टाध्यायी के लेखक हैं। ऑप्शन ए वेद व्यास, ऑप्शन बी है पाणिनि, ऑप्शन सी है कालिदास एंड लास्ट ऑप्शन डी वात्स्यायन। तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 25 और आज का अंतिम क्वेश्चन है। भारत में विकसित होने वाली प्रथम नगरीय सभ्यता थी।
ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन बी चीनी सभ्यता, ऑप्शन सी मेसोपोटामिया की सभ्यता एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में विकसित होने वाली प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी? तो वह हड़प्पा सभ्यता थी। इसका समय पीरियड आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका समय क्या था। तो ये थे 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई क्वेरी वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो समझाने में या गलत टिक हुआ हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और क्वेश्चंस कैसे लगें, अपना स्कोर कार्ड ज़रूर शेयर करिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू। और हाँ, आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, ये अपने 7-8 घंटा से कम मत पढ़िए दिन में, और पढ़िए अच्छे से, क्योंकि एग्ज़ाम होने की संभावना है दिसंबर में। तो दिसंबर को टारगेट करते हुए आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, इधर उधर की बातें ना सोचें, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब टीजीटी का और पीजीटी का एग्ज़ाम कंफर्म है, दिसंबर में होगा। तो आप लोग लगे रहिए, जैसा होगा जितना हो पाएगा मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन अपनी तरफ से भी पढ़ाई को जारी रखिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।